प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई, कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता था। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। पुजारी देखते रहे। मंदिर की पूजा भक्तों को करना पड़ती है। मंदिर तो एक प्रेरणा का केंद्र है। मैं देशपांडे जी की तरह से नास्तिक नहीं हूं, मगर उनकी नास्तिकता में भी जो आस्तिकता है मैं उसका आदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। वो जिस आत्मविश्वास से नास्तिक होने की बात कहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं वो सचमुच में नास्तिक नहीं है। जिसकी आस्तिकता है, जिसका विश्वास है, वो नास्तिक कैसे हो सकता है? विश्वास किसमें है यह बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हम पादाक्रांत हुए। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आया? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। He was one of our forefathers। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान
उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही, हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है। स्वागताध्यक्ष जी, प्रतिनिधि बंधु और बहनों, मित्रों, सबसे पहले मैं बंबई की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उसने बड़े प्रेम से, आत्मीयता से देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है। मुझे निर्विरोध इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए भी मैं प्रतिनिधियों का आभारी हूं। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति दे, विवेक दे। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद ये अलंकार की वस्तु नहीं है, ये पद नहीं है, दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं है, परीक्षा है। ये सम्मान नहीं है, चुनौती है। मुझे भरोसा है कि आपके सहयोग से, देश की जनता के समर्थन से मैं इस जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा सकूंगा। जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। देश की राजनीति को अगर नैतिक मूल्यों पर चलाने का संकल्प किसी ने किया है और जो लोग उस संकल्प को कार्य में परिणत करने की शक्ति रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इकट्ठा हो गए। जनता पार्टी जयप्रकाश के सपनों को पूरा करने के लिए बनी। जनता पार्टी टूट गई, मगर हम जयप्रकाश के सपनों को टूटने नहीं देंगे।
जयप्रकाश किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जयप्रकाश कुछ आदर्शों का नाम है, कुछ मूल्यों का नाम है। जयप्रकाश जी का पूरा जीवन, उनकी साधना, उनका संघर्ष, कुछ मूल्यों के साथ उनकी प्रतिबद्धता, ये हमारी विरासत के अंग हैं। हमने जयप्रकाश जी के अधूरे काम को पूरा करने का व्रत लिया। मैंने आपसे निवेदन किया, हम राजनीति को कुछ मूल्यों पर आधारित करना चाहते हैं। राजनीति केवल कुर्सी का खेल नहीं रहना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कपास पैदा करने वाले किसान परेशान हैं, मगर कपड़े की कीमत 3 गुना बढ़ी। जूट का दाम तो सरकार ने ऐसा तय किया है कि जो जूट की पैदावार की लागत से भी कम है। फिर सरकार दाम तय करती है मगर खरीदने का इंतजाम नहीं करती। छोटे किसान को जल्दी बेचना पड़ता है, वो घर में रख नहीं सकता, औने पौने मूल्य पर बेचता है, शोषण का शिकार होता है। इसलिए किसान बिगड़ रहे हैं। केवल महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में, आंध्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसान न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुठभेड़ की राजनीति नहीं चाहती, पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती। लेकिन अगर मुठभेड़ हमारे ऊपर थोपी गई तो हम उससे कतराएंगे भी नहीं। जब चुनाव हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुमत मिला, लोकसभा में, विधानसभा में बहुमत मिला, लेकिन अल्पमत के आधार पर मिला। लेकिन हमारी चुनाव की प्रणाली ऐसी है, वोट कम, सीटें ज्यादा। जनता पार्टी को भी इसका फायदा हुआ, लेकिन जनता पार्टी अपनी सीमाएं समझती थी। चुनाव पद्धति के चर्चा के पश्चात अटल जी ने गांधीवादी समाजवाद की चर्चा करते हुए कहा, पूंजीवाद को भी अस्वीकार करता है और मार्क्सवाद को भी अस्वीकार करता है। सचमुच में दोनों जुड़वा भाई हैं। एक भाई समानता को समाप्त करता है, दूसरा स्वतंत्रता को, मगर दोनों केंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। इस परिस्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। कुछ खबरों में, कुछ अखबारों में खबरें आ रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में गांधीवादी समाजवाद को लेकर कोई मतभेद नहीं है, मगर हमारी लोकतंत्रात्मक पार्टी है। हम आंख मूंद कर कोई बात स्वीकार नहीं करते, बहस करते हैं, अपना मत दृढ़ता से प्रकट करते हैं, और जो बहुमत का फैसला होता है उसको स्वीकार करते हैं। हमने गांधीवादी समाजवाद को एक निष्ठा के रूप में स्वीकार किया है, और इसके आधार पर हम भावी भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हमने संप्रदाय निरपेक्षता को भी स्वीकार किया है। सवाल यह नहीं कि लोकतंत्र से चलने वाली संसदीय पद्धति चलती रहे या लोकतंत्र से चलने वाली राष्ट्रपति की पद्धति आ जाए। जो राष्ट्रपति की पद्धति लाना चाहते हैं, उनकी लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है, उनके इरादे कुछ और है। वो जीवन भर राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं। हमें उनसे सावधान रहना है। इस साजिश का भंडाफोड़ करना है। हमें उनके प्रयत्नों को कामयाब नहीं होने देना।
हमें देश में कानून का राज्य रखना है। जंगल का कानून देश में चले, इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। जब मैं कहता हूं कि देश तकदीर के तिराहे पर खड़ा है, तो हमारे सामने जो संकट है उसको हम समझ लें। सवाल केवल नए प्रधानमंत्री को लाने का नहीं है, सवाल केवल सरकार को बदलने का भी नहीं है। नारे लगते हैं, अभी प्रधानमंत्री कौन होगा? मैंने सवेरे भी इसका उल्लेख किया था, ऐसे नारे नहीं लगना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री हो गई, 12 महीने में जादू उतर गया। एक व्यक्ति का उतरता हुआ जादू इस देश के संकट को नहीं उबार सकता। एक पार्टी का घटता हुआ प्रभाव हमारे बुनियादी प्रश्नों को हल नहीं कर सकता। किसी सरकार का लहूलुहान दबदबा हमें वर्तमान मुसीबतों में से नहीं निकाल सकता। सवाल व्यक्ति का नहीं है, केवल दल का नहीं है, केवल सरकार का भी नहीं है। संकट व्यापक है, संकट गहरा है, संकट व्यवस्था का संकट है। सरकार पिछले 12 महीने में आर्थिक स्थिति को सुधारने में क्यों विफल रही है, इस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। जो स्थापित संस्थाएं वो टूट रही हैं, केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी नए तनाव पैदा हो रहे हैं। हरिजनों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? बहनों को बलात्कार का शिकार क्यों ज्यादा बनाया जा रहा है? भारतीय लोकतंत्र के प्राण 65 करोड़ लोगों की समानता की उत्कट आकांक्षा और शोषण की स्थितियों से मुक्ति की तीव्र आतुरता में बसते हैं। लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्हें इतिहास लोक चेतना की तूफानी धारा में बहाकर ले जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण, गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं और उनमें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न यथा स्थिति को एकजुट होकर बदलने से पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। शिखर की राजनीति के दिन लग गए, तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो वो दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़ें। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। One last question. So, Prime Minister, we heard your question, your message for the officials जो आप लाए थे। आपका चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है आपकी विजिट में? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता।
न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
If nuclear power has given an equal platform to the nation in multilateral fora, then our impressive nuclear doctrine of no first use policy has gained us the rightful respect of the world. Manjeet Thakur's report, DD News. पचास साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। जो सवाल आज मन में उठता है और उठना चाहिए, आजादी को 50 साल होने आए, हम जयंती मनाने जा रहे हैं। आज देश की स्थिति क्या है? हम पिछड़ क्यों गए? प्रगति की दौड़ में जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो हमसे आगे बढ़ गए, जो देश हमारे बाद जन्मे थे वो हमें पीछे छोड़ गए। दुनिया के गरीबतम देशों में हमारी गणना है। 20% से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में गांव का उल्लेख है, या पीने का पानी नहीं। हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सकते। लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। लड़की का जन्म लेना तो इस देश में अभी तक एक अभिशाप है। क्या सरकारी कदम उठाकर समाज में जागृति पैदा करके, क्या सब लोगों को जुटाकर, ये तो ऐसा काम है जिसमें कोई दलबंदी के लिए स्थान नहीं। हम देश का नक्शा नहीं बदल सकते। देश में साधनों की कमी नहीं है, और साधनों की अगर कमी है तो उसको ठीक ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, साधन बढ़ाए भी जा सकते हैं। लेकिन जो साधन हैं उनका ठीक उपयोग नहीं हो रहा। जनता के ऊपर टैक्स लगाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता, आम आदमी तक नहीं पहुंचता। कहां जाता है? किसकी जेब भरी जाती है? किसकी तिजोरी में वो रकम जाती है? विदेशी बैंकों में धन जाने का सिलसिला अभी तक क्यों कायम है? उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? हम विदेशी पूंजी के लिए प्रयत्नशील हैं। विदेशी पूंजी आए, और अगर विदेशी पूंजी आती है अच्छे ढंग की टेक्नोलॉजी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए, तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे कम्युनिस्ट मित्र भी आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन क्या देश के भीतरी साधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है? मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते। मैंने उनसे कहा कि ये चमत्कार कैसे होता है? वो हंसकर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। रुपया घिसता है, हाथ में लगता है, जेब में जाता है, छोटा हो रहा है। रुपए को पहचानना मुश्किल है। रुपया अंतर्ध्यान हो सकता है। ये देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो सरकारी खर्चा बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है। उसको बिना कम किए, और कम करने के लिए आम सहमति चाहिए, सर्वदलीय सहयोग चाहिए। कोई एक दल ये काम नहीं कर सकता। हां, हमारे पुराने प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी अगर अपने को स्थिर करने के बाद इस दिशा में थोड़ा प्रयत्न करते तो सफल होते।
लेकिन वो कुछ ऐसे कामों में उलझे रहे कि ये समस्याएं ध्यान नहीं खींच सकी। देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, पर मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे सही सलामत।